साथ हिमानी नैथानी। आज बात कर रहे हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार सैफ अली खान के बारे में, जिन पर हमले को लेकर तरह तरह के जो सवाल हैं वो उठाए जा रहे हैं। हर दिन नए सवाल, हर दिन नई मिस्ट्री और हर दिन एक नया सीक्रेट जो है वो निकलकर सामने आ रहा है। सैफ अली खान फिलहाल बेड रेस्ट पर हैं, लेकिन उन पर हुए हमले से जुड़े रहस्य दिन ब दिन गहराते भी जा रहे हैं। कभी हमले को लेकर, कभी मकसद को लेकर, कभी सैफ के फिट होने को लेकर, तो कभी हमलावर के चेहरे को लेकर। आज हम इस मेगा शो में हर सवालों की तहकीकात करने की कोशिश यहां करेंगे और इसके लिए हम अलग अलग क्षेत्र के कई जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सैफ पर हुए हमले का वो लापता सच कहां है जिसे लेकर बार बार सवाल उठ रहे हैं। और सवाल क्या है? हमने इस मेगा शो में कुल 5 हिस्सों में इसे बांटा है। हर हिस्से में अलग अलग सवाल, आपको अलग अलग क्षेत्र से जुड़े जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय हम आपको दिखाएंगे। और इसके लिए हमारे पास 5 बड़े सवाल हैं जो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। पहला बड़ा सवाल ये कि सैफ के जो घाव हैं, जो इंजरीज हैं, वो आखिर कितनी गहरी, कितनी घातक वो हैं। सैफ 5 दिन में फिट कैसे हो जाते हैं, ये सवाल उठाए जा रहे हैं। तीसरा बड़ा सवाल ये कि क्या हमलावर वही है जिसे पुलिस ने पकड़ा है, क्योंकि इसे लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। चौथा बड़ा सवाल ये कि हमलावर का मकसद क्या था। पांचवा और अंतिम बड़ा सवाल ये कि उस रात यानी कि 16 जनवरी की वो दरमियानी रात आखिर क्या हुआ था। ये सच सामने आना अभी बाकी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है वो है सैफ की चोट, जिसे लेकर तरह तरह के सवाल, चाहे वो हमारे पॉलिटिशियंस हो, आम लोग हों, कुछ एक्सपर्ट्स हों, वो उठा रखे हैं। पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। बॉलीवुड के छोटे नवाब को देखकर कोई नहीं कह सकता कि उन पर 8 दिन पहले चाकू से जानलेवा घातक हमला हुआ था। माचो मैन लुक में छोटे नवाब तो काल को मात देकर अस्पताल से घर लौट आए, लेकिन उन्हें मिले जख्मों की कहानी मेडिकल रिपोर्ट ने बयां कर दी। सैफ पर चाकू से कितने हमले हुए थे, सैफ को कितने जख्म मिले थे और शरीर में कहां गहरा घाव रहा, इन सवालों का जवाब हम उस रिपोर्ट से समझ सकते हैं जो अस्पताल में सैफ के एडमिशन करते वक्त लिखी गई थी। ये वो रिपोर्ट है जो फॉर्मली सैफ अली खान को एडमिट किया गया था। उनकी पीठ पर बाईं तरफ 0.5 से 1 सेंटीमीटर की चोट आई, बाईं कलाई पर 5 से 10 सेंटीमीटर की चोट थी, गर्दन पर दाईं ओर 10 से 15 सेंटीमीटर की चोट और सैफ के दाएं कंधे पर 3 से 5 सेंटीमीटर की चोट दिखाई गई। इसके अलावा सैफ की कोहनी पर 5 सेंटीमीटर की चोट बताई गई। इसमें सबसे गहरा जख्म उनकी पीठ पर था। कहा गया कि चाकू उनके स्पाइनल कॉर्ड में 2.5 इंच तक अंदर जा धंसा था, जिसे 6 घंटे की लंबी सर्जरी के बाद निकाल लिया गया था। एडमिशन रिपोर्ट ये कहती है कि 16 जनवरी के तड़के 4:11 पर उन्हें भर्ती कराया गया। जब तक सैफ अली खान अस्पताल में भर्ती रहे, कभी 4 हमले तो कभी 6 हमले की थ्योरी घूमती रही। खुद सैफ का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर नितिन डांगी ने जब पहला मेडिकल बुलेटिन जारी किया था, तब भी उन्होंने 4 जख्म होने की बात कही थी। एडमिशन रिपोर्ट जो वायरल हुई है उसमें 5 जगहों पर चोटों का निशान है। को 4 मेन जख्म थे जो थोड़ा सा डीप थे, 2 हाथ में, एक गर्दन पे और सबसे डीप और खतरनाक जो था वो रील की हड्डी में। एक शार्प ऑब्जेक्ट उनका रील की हड्डी में गया था। आप भी सर ने जैसे बताया कि वो ड्यूरा जो स्पाइनल कॉर्ड का कवरिंग है, स्पाइनल कॉर्ड को टच कर रहा था, बट उसको डैमेज नहीं हुआ था, तो वो ऑपरेशन करके हमने निकाला, बट वहाँ से स्पाइनल फ्लूइड लीक हो रहा था। लीलावती अस्पताल के डॉक्टर्स ने मेडिकल बुलेटिन जारी करने के दौरान एक चौंकाने वाली बात कही। डॉक्टर्स के मुताबिक सैफ के स्पाइनल कॉर्ड से फ्लूइड का लीकेज हो रहा था, जो कि घातक होता है। Surgery was performed to remove the knife and also repair the leaking spinal fluid. 2 other deep wounds
on his left hand and one on the neck was repaired by plastic surgery team. मेडिकल साइंस की भाषा में इसे क्रिटिकल इंजरी कहा जाता है। हालांकि इस लीकेज को स्टिच करके ठीक किया जा सकता है। इसके बाद भी बेहद सावधानी की जरूरत होती है। क्या है फ्लूइड लीकेज? एक रिस्की इंजरी थी जिसके बारे में उन्होंने बताया है कि वो उनका CSF यानी स्पाइनल फ्लूइड लीक कर रहा था, यानी कि जो भी नुकीला हथियार था वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग होती है ड्यूरामेटर को डैमेज किया है, जिसकी वजह से वो फ्लूइड निकल रहा था। लेकिन फिटनेस फ्रीक सैफ अली खान ने बड़ी ही दिलेरी के साथ कमबैक किया और उनका यही कमबैक सवालों के घेरे में भी आ गया। टीम न्यूज़ नेशन। तो आपने ये रिपोर्ट देखी, अब इसी पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। हमारे पास इस वक्त तमाम अलग अलग फील्ड्स, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, वो एक्सपर्ट्स यहाँ पर मौजूद हैं स्टूडियो में, जो अलग अलग पहलुओं पर इन सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको तारुफ करवा दूं, यहाँ पर डॉक्टर AN मिश्रा, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, इस वक्त हमारे साथ हैं, डॉक्टर अमरनाथ मिश्रा। साथ ही साथ डॉक्टर अंकुर नंदा हमारे साथ हैं, स्पाइन सर्जन है राहिन हॉस्पिटल से। डॉक्टर आशुतोष झा, ऑर्थोपेडिक सर्जन, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ पूर्व ACP दिल्ली पुलिस वेदभूषण जी हमारे साथ इस वक्त यहाँ जुड़े हुए हैं। नागेश मिश्रा वकील हैं, मुंबई से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और डॉक्टर नंदा, सबसे पहले मैं आप ही से समझना चाहूंगी, आपने वो तमाम सवाल यहाँ देखे, आपने ये रिपोर्ट यहाँ पर देखी, आपने वो सवाल भी सुने होंगे जो आप तक पहुंच रखे हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे केस को? मैम देखिए, जो हमें इस समय इन्फॉर्मेशन है ये सब मीडिया के द्वारा ही है। हमारे पास कोई स्पेसिफिक मेडिकल रिपोर्ट्स तो नहीं पहुंची हैं, पर जो मैं समझता हूं उनके ऊपर एक शार्प वेपन से अटैक हुआ है सैफ अली खान जी पे, जिसने कि उनको इंजर ज़रूर किया है। पर जहां तक मेरी समझ है मैडम, कोई मेजर इंजरी से वो बच गए हैं। ही इज़ वेरी लकी। हालांकि एक सेंसिटिव एरिया स्पाइन के आसपास भी चोट लगी है उन्हें, बट अगर स्पाइनल कॉर्ड में चोट लगी होती है तो पेशेंट के पैरों की ताकत में असर आता है, उनके पैरालिसिस होने का डर रहता है। तो हमें लगता है कि शायद जो वो वेपन था वो उनके मांसपेशियों के आसपास, हड्डी के आसपास ही जाकर रुक गया है और उसने नसों पर कोई चोट नहीं करी है। रिपोर्ट्स में हम ये भी सुन रहे थे कि उनका स्पाइनल फ्लूइड लीक हुआ था। आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली हुआ है कि नहीं, बट अगर ये हुआ है मैडम, देन आई वुड से कि वो बहुत लकी हैं, क्योंकि शायद जो वो शार्प वेपन की चोंच थी वो जाके शायद सिर्फ नसों को जस्ट टच कर पाई है, और जिससे कि वो जो नस की परत होती है बहुत ही पतली और सॉफ्ट होती है, और कोई भी एक नीडल भी लगे उससे भी लीकेज हो जाती है। लेकिन एक डेमो हम कर दिखाएं, अगर आप चले मेरे साथ वहां। और क्योंकि ये जो दावे किए जा रहे हैं, इन दावों को हम थोड़ा इस डेमो के जरिए बताने की यहाँ पर कोशिश करेंगे कि क्या एक्चुअल में हुआ था। ये हमारे पास एक स्केलेटन यहाँ पर रखा हुआ, और कैसे हुआ था, क्या हुआ था। देखिए, नॉर्मली अगर हम बैक की बात करें तो हमारी रीढ़ की हड्डी को हम 3 अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं। गर्दन की जो हड्डी है उसे हम सर्वाइकल स्पाइन बोलते हैं। फिर जहाँ से हमारा नेक का पोर्शन ख़त्म होता है, वहाँ से लेके कमर के ठीक ऊपर के हिस्से को, ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं, इसे हम डॉर्सल या थोरेसिक स्पाइन बोलते हैं। उसके बाद निचला हिस्सा हमारा लंबर स्पाइन का कहा जाता है। तो स्पाइन जो है ये हमारे बॉडी का बिल्कुल एक बहुत ही वाइटल स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो इसके बीचों बीच से हमारा स्पाइनल कॉर्ड ऊपर गर्दन से लेकर के नीचे टेल बोन तक जाता है। तो कभी भी अगर स्पाइनल कॉर्ड में किसी प्रकार की इंजरी होती है तो बहुत ही घातक इंजरी हो सकती है। क्योंकि और मैं इसके लिए ना डॉक्टर नंदा को भी एक बार बुला लेती हूँ यहाँ पर, कि डॉक्टर नंदा, क्योंकि स्पाइन सर्जन हमारे साथ हैं और वो भी थोड़ा सा आपके साथ हमें यहाँ पर बताते रहेंगे कि ये कितना खतरनाक है। और जिस तरह से ये कहा गया कि 2.5 इंच का चाकू अंदर घुस गया है, सर्वो फ्लूइड भी निकलता है, आप ये देखिए। और मतलब डॉक्टर की तरफ से तो ये भी कहा जा रहा था कि अगर ऐसा होता तो वो बेड रिडन, मतलब पूरी जिंदगी के लिए हो सकते थे, वो पैरालाइज उनको हो सकता था। देखिए, अगर फ्लूइड लीक होने की बात हो रही है तो आपको ये समझना होगा कि स्पाइन के पीछे हड्डियों का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होता है, और उसके अंदर एक लेयर होती है जिसे हम ड्यूरा कहते हैं। ड्यूरा बहुत ही हार्ड स्ट्रक्चर होता है। सर्जरी जब हम परफॉर्म करते हैं तो कई बार हमें ड्यूरा को भी ओपन करके स्पाइनल कॉर्ड की सर्जरी करनी होती है। लेकिन ड्यूरा जब ओपन होता है तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड यानी CSF लीक होने लगता है, और जब कभी CSF लीक है तो उस ड्यूरा में जो इंजरी हुई है या जो सर्जिकली की गई उसे रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका CSF लीक होता रहता है तो वो बहुत ही घातक कंडीशन, मेनिंजाइटिस को वो
इवोक कर सकता है। डॉक्टर नंदा, आप क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए उनकी गर्दन पर और उनकी मतलब बहुत ही कम फासला था, और उन्होंने ये भी कहा कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि वो बेड रिडन हो सकते थे। कितना खतरनाक ये था। वो कह रहे हैं कि नर्व सिस्टम पर किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ा। क्या आप थोड़ा सा मैम, अगर उसको हम क्लोजली समझने की कोशिश करें, मैं मदद लेना चाहूँगा। इसको हम ज़रा अगर हम उल्टी दिशा में इसको लिटाएं और देखें कि क्या हुआ है एग्जैक्टली। सो जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे अभी कि हमारे शरीर के 3 भाग होते हैं। ये हमारा लोअर बैक, लंबर स्पाइन, मिडिल बैक और ये गर्दन का हिस्सा है। जहाँ तक हमें रिपोर्ट से समझ आया है कि ये चोट इनके मिडिल एरिया में कहीं लगी है। आप समझें कि अगर कोई भी औजार आता है, अगर ये औजार बीचों बीच स्पाइन के अंदर चला जाता है तो डेफिनेटली जो बीच में मेन स्पाइनल कॉर्ड अंदर जा रही है सुरंग में, वो इंजर होगी और पेशेंट पैरालाइज हो सकते हैं। पर जहाँ तक हमें लगता है इनके केस में क्या हुआ है कि ये जो वेपन था ये शायद साइड से निकला है, मसल्स में जाके। हो सकता है कि इसका जो टिप है वो जाके अंदर नसों को टच हुआ हो, क्योंकि हर एक हड्डी के बीच में एक जगह होती है जिसको इंटरलैमिनर स्पेस कहते हैं। और जहाँ तक हमने रिपोर्ट्स में देखा कि करीब 2.5 इंच का पीस था। तो हम माने अगर मैडम पीछे की मसल्स की ही डेप्थ देखें तो मसल्स की डेप्थ एटलीस्ट 2 सवा 2 इंच 3 इंच भी हो सकती हैं। सो जहाँ तक हमें इस सब चीज़ों से समझ आ रहा है कि जो चाकू का मेजर पोर्शन है वो पीछे की मांसपेशियों में ही रुक गया, पर जो उसकी टिप होगी मैम वो जाकर स्पाइनल कॉर्ड की जो नर्व की जो लेयर है उस पर रुक गई। लेकिन सर आप ये देखिए कि मतलब वो तो किचन नाइफ से भी बिल्कुल ही, क्योंकि जैसे ही उसने हमला किया वो वैसे ही टूट जाता है और वो टुकड़ा वो फंस जाता है उनकी स्पाइन पर। और फिर उसके बाद आप मतलब मैं वो प्रेशर एक बात कर रही हूँ, वो आप बता रहे हैं। मैम देखिए प्रेशर अच्छा खासा रहा होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, पर हमें बॉडी की स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। बॉडी की मसल्स और बोन्स में काफ़ी स्ट्रेंथ होती है। बहुत ज़्यादा प्रेशर मारने पर भी इन वेपन्स का अंदर तक चले जाना मुश्किल होता है, स्पेशली पीठ की तरफ से। क्योंकि हर कोई ये सोच रहा था कि इतनी लंबी अगर सर्जरी चली है या इतना 2.5 इंच का चाकू, और जिस तरह से डॉक्टर्स की ओर से तमाम दावा किया जा रहा है कि वो व्हील चेयर पर आएंगे या स्टिक का सहारा लेकर आएंगे, पर वो एकदम अच्छी बात है कि वो सकुशल वापस आ गए, लेकिन उनको देखकर नहीं लगा किसी को भी ये विश्वास। देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि रीढ़ की हड्डी के जो ऑपरेशंस होते हैं, फ्रैक्चर्स के लिए ऑपरेशंस होते हैं, ये थोड़े लंबे ऑपरेशंस होते हैं। नॉर्मल ऑपरेशंस भी करीब 2-2.5 घंटा चलते हैं। अगर किसी की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया हो तो करीब हमें 2.5 से 3 घंटा लगता है इस ऑपरेशन को करने में। ऑपरेशन का टाइम मैडम बहुत ही वेरिएबल है। जब हम लोग कहते हैं 6 घंटे, वो पेशेंट के अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर के अंदर से घुसने से लेकर बाहर आने तक भी गिना जा सकता है। वो इंसिजन लगाने से स्टिचेस क्लोजर तक भी गिना जा सकता है। वो एनेस्थीसिया स्टार्ट होने से एनेस्थीसिया के बाहर आने से भी गिना जा सकता है। अब ये 6 घंटे इसमें से क्या था मुझे इसकी क्लैरिटी नहीं है, बट अगर रियल सर्जिकल टाइम देखें, इतने केसेस देखे हैं आप लोगों ने, इतने केसेस देखे हैं, आपने खुद हैंडल किए होंगे कुछ इस तरह के केसेस, तो इसे सैफ का मामला कुछ आपको रियल सर्जिकल टाइम स्किन इंसिजन टू स्किन क्लोजर को हम मानते हैं, और यूजुअली ये सर्जरीज 2-3 घंटे में हो जाती हैं मैम। क्योंकि उनका सबसे पहला सवाल तो यही था कि मैं जिम जा सकता हूँ, मैं शूटिंग कर सकता हूँ, तो उन्होंने उनको कहा कि ठीक है आप कुछ वक्त बाद, पहले तो उन्होंने कम समय बताया, फिर उन्होंने कहा 4-6 हफ्ते, मतलब 1 महीना। इस कंडीशन में हम यही मान के चलेंगे कि एक मेजर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी था, और सीएसएफ के लीक के ऊपर अभी भी मुझे थोड़ा डिबेट लग रहा है, क्योंकि अगर सीएसएफ का लीक रहता है तो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, मरीज को बेड रेस्ट पे रखा जाता है, बहुत जल्दी उसे बैठने और चलने की भी इजाज़त नहीं दी जाती है, क्योंकि अगर ड्यूरा का टेयर है तो उसे रिपेयर होने के लिए पूरा वक्त देना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर नंदा, मैं आपसे भी समझना चाहूंगी, क्योंकि देखिए वो कह रहे हैं कि नर्व सिस्टम पर, और डॉक्टर भी ये कह रहे हैं कि लग नहीं रहा है उनको देखकर, लेकिन मोनिका सेलेस का मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर देना चाहूंगी कि वो उनकी जो प्रतिद्वंदी है, क्योंकि वो उन पर भारी पड़ रही थी, लेकिन कोई एक सरफराज था जो जाहिर सी बात है कि उनकी प्रतिद्वंदी का सपोर्टर था, वो आकर उनको छुरा मार देता है, पीछे से आके एकदम मार देता है। लेकिन वो 2 साल तक, सर मैं ये नहीं कह रही हूँ, फिर मैं अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं वही कह रही हूँ कि कितना नुकसान पहुंचा होगा। मोनिका सेलेस के केस को हम अलग देखें, सैफ अली खान के केस को हम अलग देखें, क्योंकि 2 साल तक सर वो खेल नहीं पाई थी। यहाँ तो डॉक्टर कह रहे हैं कि 1 महीने के बाद आप ठीक है कर सकते हैं, जिमिंग कर सकते हैं, वेट उठा सकते हैं, या फिर आप शूटिंग कर सकते हैं, एक्शन फिल्म वगैरह आप कहेंगे कि कर सकते हैं वाकई? देखिए 2-3 चीज़ें हैं इसमें। पहले हमें समझना है कि जो ये वर्ल्ड स्पोर्ट्स है ये बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव लेवल पे होती हैं। उनका 2 साल तक रिटर्न कॉम्पिटिटिव लेवल पे नहीं हुआ था मैम, बट ट्रेनिंग और खेलना उनका कहीं जल्दी शुरू हो गया था, है ना। और सैफ अली खान साहब बॉलीवुड एक्टर हैं, उनका किसी से कंपटीशन नहीं हो रहा है, और आई एम श्योर कि इस तरह की मसल एक्टिविटीज़ वो 1.5 महीने 2 महीने में शुरू डेफिनेटली कर सकते हैं, है ना।
जहाँ तक कि मोनिका सेलेस का सवाल है, मैम वर्ल्ड ओवर जो स्टैटिस्टिक्स आप स्पोर्ट्स पर्सन के देखेंगे, जब भी उन्हें कोई इंजरी होती है, ये तो खैर एक मेजर इंजरी है, बट स्पोर्ट्स इंजरी भी होती है, देयर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, उनका जो परफॉर्मेंस है वो हमेशा प्री इंजरी लेवल से उतना नहीं पहुँच पाता। आई थिंक उसके सिर्फ एक जो एनामली हैं वो अभी हमारे हाल ही में जो क्रिकेटर इंजर हुए थे, ऋषभ पंत साहब, इतनी जल्दी वो रिकवर करके अच्छे लेवल पे खेलना शुरू हो गए हैं, जो कि एक नॉट नॉर्मल चीज़ है। बट जहाँ तक मेरा ख्याल है, यस आई थिंक वो वापस अपनी नॉर्मल एक्टिविटी पे जा पाएंगे। और CSF लीकेज भी आजकल मैम हम 48 आवर्स से ज़्यादा बेड रेस्ट नहीं देते हैं। सैफ अली खान 5वें दिन डिस्चार्ज हुए हैं और चल रहे हैं। आई थिंक उतना मूवमेंट इज़ वेरी कॉमन और ऐसी कोई नई चीज़ नहीं है मेरी तरफ से। एक बात और मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि पीछे जो हमारे मसल्स का जो एक स्ट्रक्चर होता है, आप एक बार इसको हाँ। ये अगर हम स्पाइन को देखें तो इसके चारों तरफ एक मसल्स का एक डेंस नेटवर्क होता है जिसे हम पैरास्पाइनल मसल्स बोलते हैं। ठीक है। तो ये अक्सर देखा गया है कि जो लो बैक पेन के केसेस होते हैं सिटिंग जॉब वालों में वो ज़्यादा पाए जाते हैं क्योंकि उनकी मसल्स वीक हो जाती है। और जैसे कि सैफ साहब जो है ये एक प्रोमिनेंट बॉलीवुड एक्टर हैं और रेगुलर जिम जाते हैं, तो उन केसेस में उनकी बैक की मसल्स काफ़ी स्ट्रांग होती है और उसके कारण भी संभव है कि जब ये चाकू का इस पे वार हुआ है तो जो फोर्स अल्टीमेटली हमारे स्पाइन तक पहुंचा है वो प्रेसिपिटेट हो गया, यानी कि कम इंटेंसिटी का फोर्स वहां तक जा पाया। जैसे कि आप एग्जांपल समझिए कि आप एक सॉफ्ट केक को कट कर रहे हैं तो आप आसानी से उसको पेनिट्रेट कर सकते हैं, लेकिन एक हार्ड स्ट्रक्चर है, कोई वुड का एक पीस है, उसको जब अगर आप उसको कट करने की कोशिश करेंगे तो आपको उसका इम्पैक्ट उस पर कम मिलता है। मतलब आप कह रहे हैं मसल जी बिल्कुल वो गया हाँ, लेकिन तो, अंदर जो उनका बोन जी और उनकी मसल्स की स्ट्रेंथ की वजह से प्रोबेबली दैट कुड हैव सेव्ड हिज लाइफ। तो हमने यहाँ पर ये डेमो के जरिए समझने की कोशिश की कि कितना उनको इंजरी है और किस तरह से आगे, क्या कोई फ्यूचर में तो कोई उनको इस तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। लेकिन आइए, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर चहल भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता विशाल पांडे हैं जो इस वक्त दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के स्पाइन सर्जरी के डायरेक्टर डॉक्टर RS चहल के साथ मौजूद हैं। क्या कहना है डॉक्टर चहल का, हम आपको बताते हैं। बॉलीवुड के अभिनेता सैफ अली खान की रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट लगी। उनके ऊपर हमला किया गया जिसमें चाकू से वार किया गया 6 बार और चाकू जो है उनके रीढ़ की हड्डी में 2.5 इंच तक धंस गई थी। लेकिन हमने देखा कि वो 3-4 दिनों बाद ही जो है वो चलने फिरने लगे वापस। क्या ये पॉसिबल है? रीढ़ की हड्डी के अंदर 2.5 इंच नहीं है। आई थिंक शरीर के अंदर 2.5 इंच हो सकता है। रीढ़ की हड्डी जहाँ वो कह रहे हैं थोरेसिक स्पाइन है, तो अगर कई मिलीमीटर भी अंदर चला जाता है तो कोई ना कोई उनको नुकसान हो जाता है और इतनी जल्दी जैसे हमने देखा चल फिर नहीं चल सकते थे। तो ये और जहाँ वो घुसा है वहाँ हड्डी को नुकसान पहुँचाए बिना रीढ़ की हड्डी स्पाइन के अंदर जाने चाकू नहीं जा सकता, क्योंकि हड्डियाँ ऐसे देखा मैं दिखाया जा रहा हूँ कि हड्डी इस स्पाइन ये यहाँ पर डेमो है और डेमो सर दिखा रहे हैं। ये स्पाइनल कॉर्ड है जो थोरेसिक स्पाइन है, ये 12 वर्टिब्रे जहाँ बताया गया। तो हड्डी के ऊपर हड्डी है और इसके अंदर ये नर्व जा रही है, तो जो भी नाइफ लगेगा तो वो इसको पूरा हड्डी के अंदर जाके फिर जाएगा। उसके अंदर वो लाइनिंग है, वो लाइनिंग डैमेज होगा, फिर फ्लूइड बाहर आएगा। देखो ये ब्रेन हो गया ऊपर और यहाँ से रीढ़ की हड्डी इसके अंदर से जाती है। ये 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा हैं जिसको हमारे नेक के वर्टिब्रा हैं हमारा। ये बीच में जो थोरेसिक स्पाइन कहते हैं जो छाती के पिछले वाला हिस्सा है, और ये लो बैक जो लंबर वर्टिब्रास है। तो जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो ब्रेन का कनेक्शन स्पाइन से आ रहा है, वो पूरा एक कॉर्ड एक ट्यूब की तरह आती है जो कि नीचे D12 थोरेसिक और L1 पे ख़त्म हो जाती है। आगे से एक एक नर्व निकलती है। आप देख रहे हो ये छोटी छोटी नर्व्स निकल रही हैं। ये डिफरेंट अंग्स को सप्लाई करती हैं। जो ऊपर वाली हैं ये बाजुओं में चली जाती हैं, ये साइड वाली छातियों में चली जाती है, इसीलिए जो नीचे हैं वो टांगों में जाती है। L1 के नीचे जो भी इंजरी होती है वो इतनी खतरनाक नहीं होती क्योंकि दोनों तरफ नहीं होती, एक तरफ होती है, स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो जाती है। पर जो थोरेसिक स्पाइन है ये सबसे डेंजरस है। यहाँ कैनाल का डायमीटर इतना कम होता है कि छोटा सा फ्यू मिलीमीटर भी उसके अंदर चला जाए तो स्पाइनल कॉर्ड को नुकसान हो सकता है। तो मिस्टर खान बहुत ही लकी है अगर ऐसा हुआ है, चाकू अंदर गया है और वो बच गए। बिल्कुल, तो यहाँ पर डॉक्टर चहल को आप सुन रहे थे। अभी हमने यहाँ पर उनको किस तरह से ये पहुंचा और किस तरह कितना नुकसान हुआ, क्या हुआ, इन तमाम बातों पर यहाँ पर चर्चा की। वो डेमो हमने भी दिखाया, डॉक्टर चहल भी आपको यहाँ पर दिखा रहे थे। इससे पहले कि मैं डॉक्टर मिश्रा का यहाँ पर रुख करूँ, मैं एक बार वेद सर आपसे समझना चाह रही हूँ, आप कैसे देख रहे हैं इस केस को? देखिए, 1 जुलाई 2024 से हिंदुस्तान के अंदर नए कानून लागू किए गए थे
जिनका उद्देश्य था कि इन्वेस्टिगेशन को साइंटिफिक बनाना, जिससे कि कन्विक्शन सिक्योर की जा सके, न्याय दिया जा सके। जो पहला कानून था उसमें दंड का प्रावधान था। इसलिए जो तमाम जो कोशिशें इन्वेस्टिगेशन में आज की डेट में हो रही हैं, नए AI का टाइम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम है, उन तमाम चीज़ों की मदद आज इन्वेस्टिगेशन में ली जा रही है। फॉरेंसिक की टीम बुलाना मैंडेटरी हो गया है। पहले था कि बुलाओ ना बुलाओ, आज मैंडेटरी है। अब फॉरेंसिक की टीम आई है, वहाँ पर चांस प्रिंट मिले हैं, ब्लड स्टेन्स मिले हैं, वहाँ पर CCTV कैमरा है। एक्यूज को यदि पुलिस को, बॉम्बे पुलिस पर जिस तरह सवाल पैदा किए जा रहे हैं उनके प्रोफेशनल एटीट्यूड पर, वो बिल्कुल गलत हैं। यदि पुलिस को किसी को फिक्स करना होता रिस्पॉन्सिबिलिटी से, तो जो पहले दिन एक लड़का पकड़ा गया शहजाद नाम का, उसको 3 घंटे बाद पुलिस ने छोड़ दिया। एग्जैक्टली उसी आदमी को पिन पॉइंट करके इन्वेस्टिगेशन के बाद ट्रैक किया गया, क्योंकि अभी बहुत सारी साइंटिफिक चीज़ें होनी है, जैसे मैं आपको बता रहा था साइंटिफिक, जैसे पॉलीग्राफ टेस्ट होना है, वो डॉक्टर लोग तय करेंगे कि ये सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। उसी तरह से चांस प्रिंट है, वो तमाम जितने इनमेट्स थे, 4 उनकी मेड थी, करीना खान थी, उसके अलावा सैफ अली खान थे, उन तमाम के फिंगरप्रिंट्स उनसे मैच किए जाएंगे। अभी आपके टेलीविजन सोशल मीडिया में चल रहा है कि उनको लेकर गया था अफसर अली नाम का आदमी, जो ब्रॉड बाई था, उसमें लिखा था अफसर अली। तो अभी इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल शुरुआती स्टेज पर है। 90 डेज तक हिमानी इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार पुलिस को कानून ने दिया है। तो अभी तो कुछ एक दिन निकले हैं, बहुत सारी चीज, फॉरेंसिक की रिपोर्ट आनी है, अभी करीना का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है। सैफ अली खान इज ए स्टार विटनेस, स्टार विटनेस के कोर्ट के अंदर बयान रिकॉर्ड किए जाने, जो मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड किएंगे। उसके अलावा जो एग्जामिनिंग डॉक्टर थे, जिनका आप दिखा रहे हैं कि उन्होंने ये बोला, उन्होंने शेर की तरह, उन सबको एग्जामिन करेगी पुलिस, क्योंकि उनको कोर्ट में गवाही देनी है और एग्जामिन किया जाएगा। उन तमाम चीजों किया जाएगा, वो तमाम जो टूल है वो एग्जामिन किए जाएंगे। लेकिन शुरुआती अगर जो जांच है, या शुरुआती ही जो तमाम चीजें निकल कर आ रही है सामने, उसी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उस पर हम आगे बात करेंगे। साथ ही साथ हम ये बात करेंगे कि वो इतने फिट कैसे हो गए। डॉक्टर मिश्रा भी हमारे साथ हैं, हम उनसे भी यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, और डॉक्टर झा और डॉक्टर नंदा भी हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।